कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। अभी तक हमने हेरिटेज के बारे में पढ़ा, कल्चर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने हेरिटेज के बारे में ये देखा कि हेरिटेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज में हमने चार चीज़ें देखी थी, लैंडस्केप, रिवर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। फिर हमने कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा था। अब हमें कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में पढ़ना है। ध्यान दो, places having cultural, legendary and archaeological importance are Lothal in Dholka Taluka, Rangpur in Limbdi Taluka in Surendranagar district, Dholavira Kutch district, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट। मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि कभी भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे या कल्चर की बात करेंगे तो हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जब गुजरात कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में बताना इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया। ये जो चार शहर के नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, धोलावीरा, ये चारों शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर हैं। तो बोला ये जा रहा है कि जैसे इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है वो 5000 साल पुराना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ, सेम वैसे ही गुजरात का कल्चरल हेरिटेज भी 5000 साल पुराना मानेंगे, क्योंकि गुजरात के भी कुछ ऐसे शहर हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट थे। द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वाडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, विक्ट्री टावर ऑफ वाडनगर और स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय टेम्पल ऑफ सिद्धपुर, मनसार लेक ऑफ वीरांगम। विक्ट्री टावर मतलब ये एक पिलर है बहुत बड़ा जो किसी एक राजा के अटैक को डिफेंड करने के बाद इसको बनाया गया था एज अ विक्ट्री मेमोरियल, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है विक्ट्री टावर। ये वाडनगर डिस्ट्रिक्ट में है। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका। व्हाट इज स्टोन इंस्क्रिप्शन? व्हाट इज स्टोन इंस्क्रिप्शन? पत्थरों पर लिखते हैं ना जो भी, उसको स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। पत्थरों पर लिखना, पहले के समय पे पेन पेंसिल ये सब चीज़ें तो नहीं होती थी, तो जो राजा वगैरह होते थे, जो रूलर्स होते थे, वो रूलर्स स्टोन्स पर लिखा करते थे जो भी उनको बातें बतानी होगी या जो भी उनको नए रूल्स बनाने हैं। तो अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है जूनागढ़ में। मोधेरा में सन टेम्पल बनाया गया है जो कि बहुत फेमस है। गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय टेम्पल जो कि सिद्धपुर में है, मनसार लेक जो कि वीरांगम में है। ये कुछ प्लेसेस हैं गुजरात में जो कि कल्चरली रिच है काफ़ी। देन आगे देखो, ये मुस्लिम्स का है कुछ, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मीनार, शेकिंग टावर, सीधी सैयदनी जाली, टेम्पल ऑफ हाथी सिंह, सहस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा। ये फर्दर कुछ प्लेसेस हैं। ये देखो, ये है सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, दिस इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है ये अशोका का जूनागढ़ वाला स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये विक्ट्री टावर है वाडनगर का, दिस इज़ जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, ये सीधी सैयद की जाली। अब तुम सोचो ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है ये जाली कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के मामले में? इसलिए क्योंकि ये जो जाली तुम्हें दिख रही है ना, इसमें कितनी डिटेलिंग है, कितनी फाइन डिटेलिंग है ये, और इसको एक व्यक्ति ने बनाया है, ये किसी मशीन द्वारा नहीं बनी है, ये एक इंसान ने बनाया है इस जाली को इतना डिटेल में। ये एक महल है, यहाँ पर दिया था नाम इसका, शायद नीचे आएगा, ये है राजमहल ऑफ वडोदरा, ये है, दिस इज राजमहल ऑफ वडोदरा। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस। अब ऐसे प्लेसेस के बारे में देखना है जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगतगुरु शंकराचार्य,
सोमनाथ टेम्पल जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात। बहुचराजी टेम्पल मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। रणछोड़ राय टेम्पल डाकोर में। शामलाजी अरावली डिस्ट्रिक्ट में। ये सारे प्लेसेस हैं जो जिनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, जो रिलीजियसली इंपॉर्टेंस है। देन वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट। अब ये ऐसी जगहों के नाम है जो रिलीजियस वाइज इम्पॉर्टेंट है, बट इनमें थोड़ा सोशल इम्पोर्टेंस भी है इनका, और ये टूरिज़्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसी जगहों के नाम पोलो फॉरेस्ट विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, काइट फेस्टिवल और कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद का, तानारीरी फेस्टिवल वाडनगर, नर्दन डांस फेस्टिवल मोधेरा, रणोत्सव कच्छ। मुझे बताओ रणोत्सव से क्या समझ में आ रहा है, क्या होता होगा ये रणोत्सव? व्हाट इज रणोत्सव? वर्ड देख के कुछ तो समझ में आ रहा होगा। रनिंग रेस, ओके। और ये जो वर्ड है ना रन, इसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। इंग्लिश वाला वर्ड, इंग्लिश वाला रन नहीं है ये हिंदी वाला रन है। तो जंगल, रण उत्सव मतलब ऐसा उत्सव जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जंगल से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई जंगल तो नहीं है भाई, कच्छ में तो कोई जंगल नहीं है, कच्छ तो बंजर भूमि है एकदम, ठीक है। तो यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं ना, उनका ये फेस्टिवल है। सोमनाथ मंदिर है ये, दिस इज कच्छ रण उत्सव, ठीक है। क्या? हाँ सॉरी, द्वारका, एग्जैक्टली द्वारका है ये कच्छ रणोत्सव। टूरिस्ट प्लेस, अब हमें देखना है गुजरात में ऐसे कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो जैन और बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात। तो कहाँ कहाँ पर जैन और बुद्धिस्ट केव पाई जाती हैं गुजरात में? दिस इज वाडनगर, तारंगा, खाम्बालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तालाज, ढाक, झगड़िया। ये सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट और जैन केव्स पाई जाती हैं, बुद्धिस्ट और जैन केव्स बनाई गई थी। ओके, जब हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के ऊपर आंसर लिखेंगे ना, तो कैसे लिखना है वो समझो। कल्चरल हेरिटेज की पहले हम डेफिनेशन देंगे। कल्चरल हेरिटेज की डेफिनेशन हमको पता है, क्या है डेफिनेशन? कल्चरल हेरिटेज की डेफिनेशन है कि ये मैन मेड हेरिटेज होता है। एनीथिंग विच एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड, जो भी रिसीव हुआ है या क्रिएट किया है मैन ने खुद अपने टेक्निक, नॉलेज, विजडम, स्किल का यूज़ करके, उसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, सेम डेफिनेशन जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के मामले में है, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी आएगी कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में भी, ठीक है। लेकिन हमें प्लेसेस जब हम लिख रहे होंगे तब प्लेसेस में हमें प्लेसेस चेंज करने पड़ेंगे। जो प्लेसेस हम लिख रहे थे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के मामले में, वो हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में नहीं लिखेंगे, हमें अलग प्लेसेस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो कौन से प्लेसेस के नाम लिखेंगे जो इसमें दिए गए हैं वो। और जब भी हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में प्लेसेस लिख रहे होंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ एक तरह के प्लेसेस की बात नहीं करें, सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस नहीं लिखने हैं, सोशल प्लेसेस भी लिखने हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड प्लेसेस भी लिखने हैं। अगर रिलीजन भी लिख रहे हैं तो सिर्फ एक रिलीजन के प्लेसेस नहीं लिखने हैं, उसमें थोड़ा मुस्लिम्स का भी आना चाहिए, थोड़ा हिंदू का भी आना चाहिए, बुद्धिस्ट और जैन का भी आना चाहिए। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, फेयर्स ऑफ गुजरात। वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मैनी प्लेसेस, hence fairs having traditional, religious and social importance are held. Some important fairs among them are given below. तो इसमें ये फेयर्स हैं गुजरात के, मेले, जो फेयर्स का मतलब होता है मेला। गुजरात में जहाँ जहाँ पर भी मेले लगते हैं ना, उसके नाम ये दिए गए हैं
और कब लगते हैं वो मेले, वो समय दिया गया है और ये प्लेसेस दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मेले लगते हैं। तो ये तुम्हें कम्प्लीटली रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि हर साल एक तो पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो ये तुम्हें रटना पड़ेगा, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। Mesmerized by various and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Consequently, the remains of all tribes are found here. बोला जा रहा है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका में, इंडिया और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में एक साथ ह्यूमन का एवोल्यूशन हो रहा था, बट जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं वो इंडिया में माइग्रेट होकर आती हैं। आज के समय पे जो भी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें से मेजरली पहले के समय पे जो ट्राइब्स रही थी उससे ओरिजिनेट होती है, और वो ट्राइब्स इंडिया की ट्राइब्स नहीं थी, वो फॉरेन ट्राइब्स थी जो इंडिया में आए थे, ठीक है। अब कोई भी ट्राइब्स इंडिया में क्यों आएंगे, कोई भी लोग इंडिया में क्यों आएंगे, क्यों आना चाहेंगे? वेरिड हेरिटेज, हेरिटेज तो तब बनना स्टार्ट हुआ था, तब बना नहीं था कंप्लीटली जैसा आज है। सूरत में इतने सारे लोग रहते हैं, यूपी वाले भी रहते हैं, बिहारी भी रहते हैं, मराठी भी रहते हैं, जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं कम्प्लीटली। वो लोग सूरत में आते हैं क्यों? क्या? पैसा कमाने। देखो एकदम सही बोला उसने, पैसा कमाने के लिए आते हैं। क्यों वो लोग इसलिए आते हैं? क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाने के सोर्सेज बहुत हैं, है ना। तो पैसा कमाने के सोर्सेज बहुत हैं और पैसा तो चाहिए। तो अगर खाना है, कपड़े पहनने हैं, स्कूल में पढ़ना है, अच्छा जीवन जीना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो पैसा चाहिए। और जहाँ पैसा ज़्यादा होगा वहाँ पर लोग अट्रैक्ट होंगे। बस इसी को समझ लो, बिल्कुल ऐसा ही था मामला। पैसे का मामला हटा दो, रिसोर्सेज की बात करते हैं। पैसे से हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज ही तो खरीदते हैं ना। इंडिया में उस समय रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से बहुत सारे लोग इंडिया में आए ओवर द पीरियड और इंडिया में आके बस गए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत थे। और रिसोर्सेज बहुत क्यों थे? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी इतनी अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पर होता था। ये देखो, इस तरह से ह्यूमंस का एवोल्यूशन होता है। ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज पर बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया में आई थी। ये स्टेज और इसके आगे वाले स्टेज पे अभी जो पूरा इंसान है उसको क्या बोलते हैं? क्या? आज के लोगों को आदिवासी बोलते हैं। ये देखो, इस व्यक्ति को आदिवासी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? नाम लिखा हुआ है नीचे देखो, होमोसेपियंस। आज के समय पर जो ह्यूमंस है ना, तुम लोग, मैं, हम सभी, उनको बोलते हैं होमोसेपियंस। क्या बोलते हैं? उससे पहले ह्यूमंस की इतनी स्टेजेस होती थी। यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। और ये प्रोसेस एक हाथ साल की नहीं थी, ये करोड़ों साल की थी। करोड़ों साल पहले ये जीवन हुआ करता था। पत्थरों पर जीवन चल रहा है, पत्थरों का यूज़ करके हंटिंग कर रहे हैं, पत्थरों का यूज़ करके खाना बटोर रहे हैं, जंगलों में घूम घूम के। The Dravidian were considered to be the most ancient people of India, but the most researchers of linguistics and anthropology have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled in India. तो क्या बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनल इंडियंस बोलेंगे वो किसे बोलेंगे? माना जाता है द्रविडियंस को, कि जो द्रविडियंस है ना वो मोस्ट एंशिएंट पीपल है, सबसे ज़्यादा पुराने पीपल है इंडिया के। इंडिया में जो सबसे स्टार्टिंग में जो लोग थे उनको बोला जाता है द्रविडियंस। लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ी तो कुछ रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि द्रविडियन से पहले भी 6 और ट्राइब्स थी जो इंडिया में आई थी। लेकिन अभी तक द्रविडियंस को माना जाता है सबसे ज़्यादा एंशिएंट लोग, जो ओरिजिनल इंडियंस हैं या फिर जो सबसे स्टार्टिंग में थे इंडिया में। अब ये द्रविडियंस कौन हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? कौन हो सकते हैं द्रविडियंस आज के समय पर? ये सारी ट्राइब्स इंडिया में आती हैं, और कैसे आती हैं ध्यान दो। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो कितने ट्राइब्स के नाम लिखे हुए हैं।
कितना और ज़्यादा होंगे? 5 ही है क्या? ओके, पहला कौन सा है? नेग्रिटोस। देखो ये है नेग्रिटोस ट्राइब। नेग्रिटोस, नेग्रिटोस ट्राइब है अफ्रीका की। कहाँ की है? ईस्टर्न अफ्रीका की। तो ये ईस्टर्न अफ्रीका से, यहाँ से ये ट्राइब यहाँ तक पहुँचती है। देन यहाँ से ये ट्राइब बलूचिस्तान से होते हुए इंडिया में माइग्रेट करती है। ठीक है, ये है नेग्रिटोस ट्राइब। दूसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड जो ट्राइब है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आती है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, देखो ये है सुंडालैंड, मलाया पेनिनसुला, थाईलैंड, और ये सारी ट्राइब्स यहाँ से इंडिया में माइग्रेट होकर आती है। समझ में आया? यहाँ से ये ट्राइब इंडिया में आई, अभी नहीं, साल 2 साल पहले नहीं, 100 साल पहले नहीं, लाखों साल पहले। नेक्स्ट द्रविडियंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मंगोलॉइड, दिस इज मंगोलॉइड, इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। मंगोलॉइड ट्राइब चाइनीज़ या तिब्बतन ट्राइब है ये, जो कि चाइना के रास्ते से होते हुए माइग्रेट होते हुए यहाँ पर आती है। दिस इज मंगोलॉइड ट्राइब। आज के समय पर जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो मंगोलॉइड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कौन है? आर्यंस। दिस इज आर्यंस। आर्यंस जो ट्राइब है वो यहाँ से कैस्पियन सी के अराउंड जो कंट्रीज थी, कैस्पियन सी के अराउंड जो जगह थी, वहाँ पर ये सारी ट्राइब्स रहा करती थी। ये ट्राइब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत पावरफुल ट्राइब थी। यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, तो ये ट्राइब्स क्या है, आपस में ही लड़ती रहती थी। इन ट्राइब्स को चाहिए था कुछ ऐसी जगह जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी तलाश में ये ट्राइब्स इंडिया पे आई, इंडिया तक पहुँची। जब ये ट्राइब इंडिया में आती है तब इनका सामना होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से, और तब इनको समझ में आता है कि यार ये लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन के ऊपर अग्रेसिव अटैक्स किए, और वहाँ से फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऐसा माना जाता है कि नीचे शिफ्ट होना पड़ा। एंड दिस इज द्रविडियन। समझ में आया कौन है द्रविडियन? क्लियर हुआ? देखो ये रेस क्लासिफिकेशन है, ऐसे होते हैं फेसेस लोगों के जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं। नेग्रिटोइड की बात करें, some historians believe that नेग्रेट या नेग्रोज आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो नेग्रिटोइड ट्राइब है ये सबसे पुरानी ट्राइब है इंडिया की, लेकिन मेजरली जो मेजर हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि द्रविडियन सबसे पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि नेग्रिटोइड सबसे पुरानी है। ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग अफ्रीका से आए थे, बलूचिस्तान से होते हुए, जो मैंने बताया था मैप में। ओके, कैसा इनका अपीयरेंस होता है? इनका अपीयरेंस होता है, हाइट होती है 4 से 5 फीट के अराउंड, कर्ली हेयर होते हैं। दिस इज नेग्रिटोइड ट्राइब। एंड ब्लैक स्किन 4 to 5 फीट हाइट एंड कर्ली हेयर। दिस इज नेग्रिटोइड ट्राइब। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लोग? अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलॉइड
People of this tribe came from Southeast Asia. Their physical features were black skin with broad head, flat nose, short in height, etc. तो ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है? साउथ ईस्ट एशिया। फिजिकल फीचर क्या है? ब्लैक स्किन है, ब्रॉड हेड है, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट, हाइट कम है, एक्सेट्रा। ये इनका फिजिकल फीचर है। अब ये जो एस्ट्रोलॉइड ट्राइब है, इन्होंने जो आर्यन है, आर्यंस ने एस्ट्रोलॉइड को क्या बोला? निषाद बोला। क्या बोला? निषाद। तो आर्यंस ने इनको दूसरा नाम दिया, निषाद। निषाद का मतलब ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं। जब ये आर्यंस यहाँ पर आए तब और एस्ट्रोलॉइड को जंगलों में शिफ्ट होना पड़ा। जब आर्यंस इंडिया में आए थे ना, तो आर्यंस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि आर्यंस के आने की वजह से बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी जिनको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि आर्यंस ने जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिसोर्स रिच एरिया था वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो कुछ ट्राइब्स को पर्वतों पर जाना पड़ा, हिमालय साइड, कुछ ट्राइब्स को जंगलों में शिफ्ट होना पड़ा, कुछ ट्राइब को दूसरी जगह साउथ में शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है। The origin of this tribe is like Kol and Munda, Khasi tribes of Assam. The tribes of Nicobar and Myanmar have the similarity to the astroloid. तो आज के समय पर कहाँ कहाँ के लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉइड से लिंक रखते हैं, जो यहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? तो कोल एंड मुंडा ट्राइब है, ये 2 ट्राइब हैं, प्लस ये खासी, ये 3 ट्राइब है असम की। और ये असम की जो तीनों ट्राइब है ये एस्ट्रोलॉइड से बिलोंग करती हैं। निकोबार और म्यांमार की कुछ ट्राइब्स हैं जिनका लिंक कहाँ से है? एस्ट्रोलॉइड से है। देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। तो इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन को डेवलप करने के मामले में। दे मेड, इन्होंने क्या बनाया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया? इन्होंने क्ले यूटेंसिल्स बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिए थे इन्होंने अपने समय पर। ये कॉटन के क्लॉथ पहनते थे, इन्होंने कॉटन से कपड़ा बनाना सीख लिया था, कॉटन को उगाना सीख लिया और कॉटन से कपड़ा बनाना सीख लिया। ये इनके पास और भी बहुत सारी स्किल्स होती थी और ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन्स होते थे। रिलीजियस बिलीफ इनका बहुत गहरा था, बहुत धार्मिक लोग थे ये। कौन? एस्ट्रोलॉइड। ओरिजिनली द्रविडियन बिलोंग्ड टू इंडिया। दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो कल्चर। ऐसा बोला जाता है कि ओरिजिनली जो द्रविडियन है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। ये ओरिजिनली ही बिलोंग करते हैं इंडिया से। बाकी लोग इंडिया में आए थे कहीं और से, ये ओरिजिनली बिलोंग करते थे। अगर ये ओरिजिनली बिलोंग करते हैं इंडिया से तो मतलब ये कौन सी सिविलाइजेशन के पार्ट होंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है? दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले, प्री हिस्टोरिक से भी पहले, जो मैंने कल पढ़ाया था उससे पहले था स्टोन एज सिविलाइजेशन। स्टोन एज सिविलाइजेशन मतलब क्या? जो भी फोटो देखी थी आदि मानव, वो स्टोन एज सिविलाइजेशन है। तो ऐसा बोला जाता है कि द्रविडियंस उस समय के हैं जब इंडिया में स्टोन एज सिविलाइजेशन चल रही थी ना, तब के हैं द्रविडियंस। और उसके बाद इन्होंने बनाई इंडस वैली सिविलाइजेशन। आया समझ में? और ये जो मोहनजोदड़ो लिखा है ना, यही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहरों के नाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये 2 बड़े शहर हैं। जब भी ये 2 का नाम आए समझ जाना इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट, द्रविडियन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड। तो ये द्रविडियंस थे जिन्होंने स्टार्टिंग में माता को गॉडेस और फादर को गॉड का कॉन्सेप्ट दिया। देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? द्रविडियन से आया। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप्ड। तो शिवा और पार्वती ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आज के समय पर जो हम मानते हैं माता पिता हैं शिव और पार्वती, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट निकला? द्रविडियन से। इन्होंने निकाला था ये कॉन्सेप्ट। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियन। देन अगर नेचर की वर्शिप हो रही है तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? द्रविडियन से। ठीक है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था बहुत ज़्यादा नेचर को वर्शिप करने के लिए। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ, अब देखो इन्होंने बनाया धूप, दीप एंड आरती का कॉन्सेप्ट। आज के समय पर जो अगरबत्ती लगाते हैं, दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, ये सिनेरियो, ये चीज़ें कहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुई थी? द्रविडियंस के समय पर। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा आर देयर ग्रेट फीचर्स। और इसके अलावा ये लोग नेचर की वर्शिपिंग करते थे और
एनिमल्स की करते थे, ठीक है। ये इनके ग्रेट फीचर्स थे इनकी सिविलाइजेशन के। आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियन। तो जब आर्यन इंडिया में आए तो आर्यंस ने भी द्रविडियन का कल्चर फॉलो किया। आर्यंस ने भी सेम बहुत सारी चीज़ें इनकी अडॉप्ट की, पूजा पाठ के मामले में और भी चीज़ों के मामले में। हैंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस। तो इंटरकास्ट मैरिजेस हुए आर्यंस में और द्रविडियंस में। और उसके बाद क्या, द्रविडियंस और आर्यंस में इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, इनका कल्चर मिक्स होता है। लेकिन आर्यंस के कल्चर में कुछ ऐसा था जो द्रविडियन के कल्चर से एकदम डिफरेंट था, और वो था ये मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। द्रविडियन का जो सिस्टम था ना फैमिली का, वो मैट्रियार्कल था, जबकि आर्यंस का जो सिस्टम है वो पैट्रियार्कल है, जो आज के समय पर है पैट्रियार्कल। व्हाट इज पैट्रियार्कल एंड व्हाट इज मैट्रियार्कल? टेल मी। मतलब पहले का अभी का। और कोई और आइडिया? व्हाट इज मैट्रियार्कल एंड व्हाट इज पैट्रियार्कल? मैट्रियार्कल का मतलब मदर से रिलेटेड और पैट्रियार्कल मतलब फादर से रिलेटेड। तो हमारा जो कल्चर है वो कैसा है, वो फादर प्रायोरिटाइज है, मतलब जो मेल डोमिनेंट है हमारा कल्चर, मेल डोमिनेंट पैट्रियार्कल। कैसे हम कह सकते हैं कि मेल डोमिनेंट है? हमारे नाम के साथ किसका नाम जुड़ता है? पापा का नाम जुड़ता है। घर में जो बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं वो फादर के हाथ में होते हैं। बाहर कुछ भी मतलब दूसरा रिश्ता भी जोड़ना होता है तो जो घर के पुरुष हैं वो जाके बात करते हैं। अगर शादी होती है तो फीमेल को मेल के घर पे आना पड़ता है। दिस इज़ पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। दहेज देना होता है तो जो फीमेल के परिवार वाले हैं किसको देते हैं? मेल की फैमिली को। इसको बोलते हैं पैट्रियार्की या पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। लेकिन द्रविडियंस में ऐसा नहीं था। द्रविडियंस में क्या सिस्टम था? मैट्रियार्कल था। वहाँ पर फीमेल को प्रायोरिटी दी जाती थी, फीमेल के हाथ में सारी पावर थी, या मेन पावर जो थी वो फीमेल्स के हाथ में थी। ये है मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। आज के समय पर भी इंडिया के कई ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ पर शादी होने के बाद जो मेल है वो फीमेल के घर पे शिफ्ट होता है। जहाँ पे शादी होने के समय पर जो मेल है उनको दहेज देना पड़ता है फीमेल वाले फैमिली को। ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं इंडिया में आज भी। और ये सिस्टम कहाँ पर था? द्रविडियंस के समय पर था, जहाँ पे फीमेल्स को प्रायोरिटी दी जाती थी मेल से ज़्यादा। द्रविडियन प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा। तो द्रविडियंस ने इन चीज़ों में बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। किस चीज़ों में? क्राफ्ट में, आर्ट में, बिल्डिंग्स ऑफ बोट बनाने में, राफ्ट बनाने के मामले में, देन कपड़े बनाने के मामले में। इसमें ये लोग बहुत आगे चले गए थे द्रविडियंस। लास्ट पॉइंट इसमें देखो, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल्ड देयर। तो आर्यंस के डोमिनेंस की वजह से, आर्यंस के अग्रेशन की वजह से इनको कहाँ शिफ्ट होना पड़ा? साउथ इंडिया में शिफ्ट होना पड़ा। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग। तो अब तुम्हें समझ में आया कि द्रविडियंस कौन होंगे? ये लोग द्रविडियंस हैं जो ये लैंग्वेज बोलते हैं। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। ये कौन है? द्रविडियंस। समझ में आया? सो नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ Nordic Aryans were the creators of Aryan civilization. Hindus were called Aryans. समझ में आया? जो हिंदूज हैं, जो ब्राह्मण्स हैं इंडिया के, वो आर्यंस हैं। देखो, दीज आर आर्यंस जो यहाँ से आए थे, जर्मनी वाले एरिया से माइग्रेट होकर आए थे एंशिएंट टाइम में। They were densely populated was called area where they were densely populated was called आर्यव्रत। तो जहाँ पर आर्यंस बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उस पूरे एरिया को क्या बोला गया? आर्यव्रत। क्या बोला गया? ये वर्ड तुमने सुना है इससे पहले? आर्यव्रत। महाभारत देखिए, महाभारत में ये वर्ड बार बार यूज़ होता है, आर्यव्रत। रामायण में ये वर्ड बार बार यूज़ होता है, आर्यव्रत, कि आर्यव्रत के सम्राट, आर्यव्रत के चक्रवर्ती, ये वर्ड। तो उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे
जैसे ये पांडव, कौरव, उनके पिता, उनके दादा, वो सब आर्यव्रत के सम्राट थे और वो सब आर्यंस थे, ठीक है, इंक्लूडिंग कृष्णा एज वेल, कृष्णा भी। सेवन रिवर्स वर फ्लोइंग ओवर देयर, दैट रीजन वॉज नेम्ड एज सप्त सिंधु। तो जहाँ पर ये लोग रहते थे ना उसको बोलते थे सप्त सिंधु, उसका नाम आर्यव्रत भी है। और स्टार्टिंग में आर्यंस जहाँ पर आए थे वो एरिया क्या कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया। और वो एरिया बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल था, बहुत रिसोर्सेज था उस एरिया में। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे 7 रिवर्स फ्लो होती थी, 7 रिवर्स, और इसलिए उस जगह का नाम था सप्त सिंधु। देखो यहाँ पर मल्टीपल रिवर्स आके फ्लो होती है, इसलिए इसको सप्त सिंधु बोलते हैं। और ये सबसे अच्छा एरिया था, हाईली प्रोडक्टिव एरिया था, जो कि आर्यंस ने आके कैप्चर किया, और इसको बोला गया सप्त सिंधु, सप्त सैंधव। इन एंशियंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो एंशियंट टाइम में जो पहली आर्यन पॉपुलेशन थी वो कहाँ पर आई? नॉर्थ वेस्ट में, ये रहा नॉर्थ वेस्ट। द एरिया ऑफ आर्यव्रत वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला बिहार इन ईस्ट। तो बाद में ये जो पूरा एरिया था कहाँ तक शिफ्ट हो गया? ये पूरा एरिया मिथिला तक फैल गया, बिहार में मिथिला तक फैल गया, और साउथ में विंध्याचल तक, यहाँ तक पूरा एरिया ये फैल गया। दे वर मोर एडवांस्ड पीपल देन एनी अदर कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स। तो जब आर्यंस थी ना इंडिया में, आर्यंस तो बहुत बाद में आए, उससे पहले बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया में आ चुकी थी, और आर्यंस के आने की वजह से बाकी ट्राइब्स को इधर उधर शिफ्ट होना पड़ा। और उस समय जितनी भी ट्राइब्स थी ना उनमें आर्यन सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा एडवांस थे। They were more advanced people than any other contemporary tribes. This vast land was recognized with various names as, देखो ये पूरा आर्यव्रत है, इंडिया का मैप दिख रहा है, ये पूरा आर्यव्रत है। और उस समय ये जो पूरा आर्यव्रत था, ये जो इंडिया है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। क्या क्या नाम थे? भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष एक्सेट्रा, ये सब उस समय के नाम थे। और ये है आर्यन, ये है द्रविडियन। ये लोग इतने पावरफुल इसलिए थे क्योंकि ये जिस जगह से आते हैं ना उस जगह पे रिसोर्सेज नहीं थे बिल्कुल भी। तो रिसोर्सेज ना होने की वजह से इनकी ज़रूरत थी लड़ना इनको पड़ता था, एक दूसरे से लड़ाई करके उनके रिसोर्सेज छीनने पड़ते थे अगर ज़िंदा रहना है तो। और इसलिए इन लोगों को लड़ना बहुत अच्छे से आता था, और लड़ते लड़ते इनका बॉडी जो अपीयरेंस था, बॉडी के फीचर्स थे, वो भी वैसे ही हो गए थे, एकदम मस्कुलिन बॉडी, लंबी हाइट, एकदम लंबे चौड़े, बहुत ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ऐसा इनका शरीर था। और प्लस इनके पास घोड़े भी थे, इनको रथ बनाना भी आता था। इनके पास हथियार थे क्योंकि ये लोग लड़ना जानते थे, ये लोग लड़ते थे, तो हथियार थे इनके पास। इसके अपोजिट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनको लड़ना नहीं आता था। वो लोग पीस लविंग और ट्रेड ओरिएंटेड पीपल थे, व्यापार करते थे और शांति से रहते थे। जब ये ट्राइब का सामना उनसे हुआ तो टिक पाई, और फिर एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ इंडिया में, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। सो देखो ये सारे नाम तुम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। गांधारी नाम सुना है? गांधारी नाम नहीं सुना? ओके, गांधारी महाभारत में एक कैरेक्टर था गांधारी का। गांधारी एक लेडी है जो कि उस समय जो इंडिया के जो सबसे बड़े राजा थे उसकी वाइफ थी गांधारी। तो अफगानिस्तान को बोलते हैं गांधार। क्या बोलते हैं? गांधार। तो जो शकुनी है, शकुनी तो नाम सुना है? शकुनी उसका ब्रदर था। शकुनी प्लस गांधारी दोनों यहाँ पर आते हैं दिल्ली में, और गांधारी की शादी इस राजा से होती है, और उसका भाई भी आता है साथ में, शकुनी। देन पूरा महाभारत स्टार्ट होता है, और फिर देखो ये पूरा पांचाल, कौशल, विदेहा, मगध, अंग का नाम सुना है? अंगराज कर्ण। तो वो कर्ण जो थे वो यहाँ के राजा थे। जरासंध का नाम सुना होगा, जिसको भीम ने मारा था कृष्ण के कहने पर, वो मगध का राजा था। ये काशी है। कुंती, मत्स्य, और भी कुछ है यहाँ पर। तो ये सारा जो उस समय महाभारत थी ना, उस समय जो भी महाभारत चल रही थी वो सब आर्यंस लोग ही थे, और धीरे धीरे फिर वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ मामला।
दिखा ये मैप, समझ में आया? तो जो रामायण है, महाभारत है, कृष्ण है, राम है, सब कौन है? आर्यंस है। जो भी देवी देवता हैं वो सब आर्यंस के देवी देवता हैं। विष्णु, ब्रह्मा, ये सब आर्यंस वर नेचर लवर्स। तो आर्यन भी नेचर लवर थे। अब देखो एक एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ तुम देखना, यहाँ पर नोटिस करना, द्रविडियंस भी नेचर लवर है, एस्ट्रोलॉइड भी नेचर लवर है, आर्यंस भी नेचर लवर है। ऐसा क्यों? ये वही आर्यंस है जो लड़ते थे, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, लेकिन यहाँ पर आके वो लोग नेचर लवर हो गए। ऐसा क्यों? इंडिया में आके नेचर लवर हो जा रहा है हर कोई, कुछ तो रीज़न होगा कि जो लड़ने वाले लोग हैं वो भी इंडिया में आके नेचर लवर हो जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो नेचुरल है, इंडिया का जो नेचुरल ज्योग्राफी है, वो इतना रिसोर्सेज दे रही है ना, खाने के लिए इतना ज़्यादा दे रही है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है कि अब लोगों के मन में एक तो ग्रेटिट्यूड की भावना है नेचर के लिए, थैंकफुल है वो लोग नेचर के लिए। दूसरा, वो लोग चाहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ की कद्र करे और इस चीज़ की रिस्पेक्ट करे। तो इसलिए आर्यंस भी यहाँ पर आके क्या हो गए? नेचर लवर हो गए। दे लव्ड एंड वर्शिप्ड द ट्रीज। तो ट्रीज की उन्होंने पूजा करी, पेड़ों की उन्होंने पूजा करी, उन्होंने रिवर्स की पूजा करी, उन्होंने माउंटेन्स की पूजा करी, सूर्य की पूजा करी, विंड की, रेन की पूजा करी। तो जो भी देवी देवता हमें देखने के लिए मिलते हैं, सूर्य देव, वायु देव, पवन देव, वरुण देव, ये सारे देव, इंद्र देव, किसने बनाए हैं? आर्यंस ने बनाए हैं। दे हैड कंपोज्ड हेम्स रिचार्ज फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। नेचर की जो भी पूजा करनी थी, वो पूजा करने के लिए जो भी गीत गाना है, जो भी मंत्र पढ़ना है, ये भी इन्होंने बनाया, आर्यंस ने। तो आज के समय पे जो भी हवन होते हैं, शादी के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, ये सारे मंत्र, ये सारे हवन करने की जो भी प्रक्रिया है, ये सब किसने बनाई थी? आर्यंस ने बनाई थी। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing यज्ञ and other activities became prevalent। तो देखो, मंत्र का पढ़ना, मंत्रों का उच्चारण करना, वेदास, इन्होंने वेद लिखे, जो ये है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये सारे वेद किसने लिखे हैं? आर्यंस ने लिखे हैं। आर्यंस ने उसमें मंत्र लिखे हैं कि कैसे तुम्हें पूजा करनी है, कौन सा मंत्र कौन से देवता के लिए है और कैसे पढ़ना है। कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी समारोह होना है या कुछ भी फंक्शन होगा तो उसमें किस तरह का मंत्र पढ़ोगे, किस तरह की पूजा करोगे। कुछ अच्छा हुआ है तो क्या मंत्र पढ़ना है, किसी की डेथ हुई है तो क्या करना है उस कंडीशन में, किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को घर बनाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी की खेती फसल का प्रोडक्शन अच्छा हो तो उसके लिए किस टाइप की पूजा होनी है, ये सब किसने बताया? आर्यंस ने। ये देखो कर रहे हैं यहाँ पे। तुम लोगों ने एक कार्टून देखा होगा, लिटिल कृष्णा। लिटिल कृष्णा में तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जो गोवर्धन, जो मतलब वृंदावन के लोग हैं, वहाँ पे बारिश नहीं आ रही है और अच्छी बारिश के लिए वो लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण ने बोला कि नहीं भाई, इंद्र की पूजा मत करो, इंद्र थोड़ी ना बारिश करवा रहे हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, पर्वत हमें सब कुछ दे रहा है खाने के लिए। उन्होंने इंद्र की पूजा करना बंद कर दी तो इंद्र क्या हो गए? गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश करवा दी। तो फिर कृष्ण ने क्या किया? हाँ, ये सब उस समय की बात है, इसी समय की बात है जब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा चल गया था, बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ के लिए यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण को तो मालूम था कि ये बारिश किस लिए होती है, इंद्र नहीं करवा रहा है बारिश। इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये सारी प्रोसेस है जिसकी वजह से बारिश हो रही है। ये देखो, there was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage। तो एक फाइन अमेलगमेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। तो ये जितनी भी ट्राइब्स इंडिया में आई थी ना, इन सभी ट्राइब्स का आपस में कल्चरल मिक्सअप हुआ और उससे कुछ नया कल्चर निकल कर आया इंडिया में। These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages। तो ये जितने भी फॉरेन ट्राइब्स इंडिया में आई थी, इन सभी ट्राइब्स ने आपस में संबंध बनाए, इंटरकास्ट मैरिजेस हुए और इनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, इनकी जो पर्सनल पहचान थी कि ये आर्यन है, ये द्रविडियन है, ये एस्ट्रोलॉइड है, ऐसी कोई पहचान नहीं रही और अब सब कुछ एक हो गया। आया समझ में? सो
ये जो प्रोसेस थी इंटरकास्ट मैरिजेस की, इसने इंडियनाइज करने में, लोगों को इंडियनाइज करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। जो आउटसाइडर थे, जो इंडिया में आए थे, और जो लोकल पीपल थे, वो दोनों ही लोग आपस में इनका कल्चरल एक्सचेंज हुआ। और जो बाहरी लोग थे, ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए इंडिया के कल्चर से, और धीरे धीरे वो लोग क्या हो गए, इंडियनाइज हो गए। क्या हुए, इंडियनाइज। देखो, दिस इज कल्चरल एमलगमेशन इन इंडिया। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन आर्यन है, कौन द्रविडियन है, कौन क्या है। देखो, कर्ली हेयर, ब्लैक स्किन, मतलब कौन, या तो नेग्रिटोइड होगा या द्रविडियन होगा। दिस इज आर्यन, पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण है ये लोग, आर्यंस। अब हमें पढ़ना है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, कि कैसे हम हेरिटेज को बचाएं। इसको भी पढ़ें, कल पढ़ें। चलो कल पढ़ेंगे इसको यार।